हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और आज हम जो कल हमने किया था टीजीटी 2020 में 15 क्वेश्चन कर लिए थे, अगले नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ साथ करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन लॉ ऑफ लर्निंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय थॉर्नडाइक। अब थॉर्नडाइक की थ्योरी मैंने कंप्लीट करवा रखी है, आपने पढ़ी होगी तो पता होगा। उसमें प्रमुख नियम है और गौण नियम है, ठीक है। मेन लॉ है और सेकेंडरी है। तो इसमें प्रमुख नियम में कौन कौन से आते हैं हमारे। तत्परता का नियम फर्स्ट सीक्वेंस पे होता है, रेडीनेस का। फिर उसके बाद क्या होता है, एक्सरसाइज, अभ्यास करते हैं, कोई काम सीखते हैं उसका। फिर प्रभाव का नियम, उसका क्या प्रभाव रहता है, उससे लर्निंग और मजबूत हो जाती है। तो ये जो हमारा सामान्यीकरण का नियम है ये इसमें मेन लॉ नहीं है, इसलिए ऑप्शन 4 इज राइट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, और अगर नहीं देखी है तो ये थ्योरी देख लो, वही बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजी स्टडीज अबाउट मैंस थिंकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज, परसेप्शन एक्सेट्रा। कितनी बार ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ और कितनी बार पेपर में आया है, आप देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। जब भी हम थिंकिंग की बात करें, मेमोरी की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, यानी हमारे ब्रेन से रिलेटेड जो भी मानसिक क्रियाएं हैं उन सब की बात करें, तो ये किसका होगा, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, ज्ञान से याद रखो, ज्ञान मिलता है ब्रेन से, ब्रेन रिलेटेड जो भी प्रोसेस होंगे वो सब क्या होंगे, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। बाकी सारी ये भी मैंने करवा रखी हैं चैनल पे। अब नॉर्मल कौन सी होती है, क्लिनिकल कौन सी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद क्रिया प्रसूत अनुबंध से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड विद द ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ये किसकी थ्योरी है, ये है स्किनर की। और इसमें जो इंसाइट है, इंसाइट किसकी है, कोहलर की। इंसाइट थ्योरी किसकी है, कोहलर की है, तो ये इससे संबंधित नहीं है। तो रेनफोर्समेंट, उन्होंने सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया है, रेनफोर्समेंट पे, पुनर्बलन पे, स्किनर ने, ठीक है। स्वतः पुनर्लाभ, तो ये स्वतः पुनर्लाभ क्या होता है, एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। आप जब छोटे थे तो गली में कुछ सामान बेचने वाले आते हैं ना, किसी एक को याद करो कि आप उसको, उसकी एक घंटी की आवाज़ या किसी भी चीज़ की आवाज़ सुन के और व्हीकल की आवाज़ से आप पहचान लेते थे कि वो आ रहा है। भाई मुझे तो याद है, जो वो गली में पापड़ बेचने आते थे ना, वो गुड़गुड़ी सी बजाते थे, तो उसे तुरंत याद आता था कि ये पापड़ बेचने वाला आया हुआ है। अब कितने दिन हो जाते हैं हमें उसको सुने हुए, ना भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो गुड़गुड़ी की आवाज़ फिर से एक मेरे कानों में आएगी तो मेरे को क्या होगा, स्वतः पुनर्लाभ, यानी दोबारा से रिकवरी हो गई। जो मैंने पहले मेरे माइंड में सीखा हुआ है, जो मैंने लर्निंग की हुई है, उसकी दोबारा से रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये होती है स्वतः पुनर्लाभ। फिर है विलोपन, एक्सटिंक्शन, क्या होता है कि धीरे धीरे जब यूज़ नहीं होती ना कोई लर्निंग, तो वो धीरे धीरे लुप्त हो जाती है, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और एकदम से फिर पुनः लाभ मतलब दोबारा से कॉन्शियस रूप में आ जाती है। जैसे अभी मैंने बताया कि जो आवाज़ है उससे हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे। हु वाज द प्रोफाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। अब ये स्ट्रक्चरलिज्म है, इसके प्रोफाउंडर कौन है, विलेम वुंट। कौन है, विलेम वुंट। और ये चैप्टर 1 है एनसीईआरटी में 11th में। और इसका मैंने अभी सोचा है कि मैं आपको एनसीईआरटी के टॉपिक्स करवाऊंगी और उसमें ये सब आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है। इन्नेट मोटिव, जन्मजात, जो जन्म के समय होता है। अभी सीधा दिख रहा है, भूख। सबसे पहले बच्चा रोता है ना, दूध पीने के लिए, भूख लगती है उसे, यानी कुछ दो उसे, कुछ ना कुछ चाहिए, तो हंगर है, ये क्या है, जन्मजात अभिप्रेरक है, इन्नेट मोटिव है। नेक्स्ट है,
भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? अब ये फिर मैकडूगल की थ्योरी से आ गया, इमोशन ऑफ फियर। इमोशन ऑफ फियर किससे जुड़ा है? एस्केप से, यानी पलायन। डर होगा तो क्या करेंगे? भागेंगे, पलायन करेंगे। ठीक है। और बाकी इसमें जैसे रिपल्सन है, प्रतिकर्षण, इसका क्या आएगा? डिसगस्ट। इमोशन क्या होगा? इसमें डिसगस्ट होगा। और पुग्नेसिटी यानी युयुत्सा, इसका क्या होगा? एंगर, क्रोध, गुस्सा होगा। फिर और युयुत्सा क्या होती? किसी को क्षति पहुंचाना, हानि पहुंचाना। फिर है अपील, शरणागत। शरणागत कौन जाएगा? जो डिस्ट्रेस होगा, जिसके क्या विषादग्रस्त होगा, वो जाएगा शरण में। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? हु वाज द मेन प्रोपाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म? फंक्शनलिज्म के कौन थे? विलियम जेम्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और आपको याद ही करने पड़ेंगे। इन्होंने क्या जोर दिया है कि फंक्शन की, व्यक्ति का जो बिहेवियर है, यानी व्यक्ति फंक्शन कैसे करता है, उसका जो माइंड प्रोसेस है वो व्यवहार करता कैसे है, फंक्शन पे जोर दिया है इन्होंने। और स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने स्ट्रक्चर पे, कि वो बना कैसे है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रेचमर द्वारा नहीं दिया गया है? क्रेचमर की थ्योरी है, ये मैंने करवा दी है चैनल पे। और इसमें कौन सा नहीं दिया है? देखो, इसमें पिकनिक टाइप है उनकी थ्योरी में। जो पिकनिक, यानी मैंने बताया था, पिकनिक से याद करो, मौज मस्ती में रहने वाले। ठीक है। और एथलेटिक है, और कौन सी है? एस्थेनिक है। ये 3 टाइप उन्होंने इसमें दे रखे अपनी थ्योरी में। कौन सा नहीं दे रखा? एस्थेटिक नहीं दे रखा, कलात्मक, ये इसमें नहीं दे रखा। स्पेंजर की थ्योरी में होगा ये। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? अब मोटिवेशन का एक चक्र होता है, साइकिल होता है, और ये कई बार पूछा जाता है, याद रखना। सबसे पहले नीड होता है, जरूरत। ठीक है। नीड से फिर बनता होता है ड्राइव, और ड्राइव से होता है हमारा इंसेंटिव, और इंसेंटिव से होता है रिवार्ड, लास्ट में रिवार्ड मिलता है। फिर से नीड, जरूरत उपस्थित होती है, फिर ड्राइव, और फिर इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन मिलता है, फिर रिवार्ड मिलता है। तो इस तरह से ये सर्कल चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है, जिससे व्यक्ति काम करता है। ठीक है। और इस सर्कल में ये 4 चीजें हैं, तो कौन सा नहीं है भाई? संवेग नहीं है, इमोशन नहीं है इसमें। क्लियर। नेक्स्ट देखो, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? अब मैंने वैसे तो काफ़ी सारी ब्रांचेज करवाई थी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसी ब्रांच रह ही जाती है जो नहीं करवा पाई मैं। अब देखो, इसमें अगर आपको ये सब आता है, जैसे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी मैंने बताई आपको क्या होती है, क्लिनिकल के बारे में बताया, डेवलपमेंटल के बारे में बताया, तो ये 3 तो आपको पता है, लेकिन इसका पता नहीं, और आपने टेलीपैथी भी नहीं पढ़ा, तो ऑप्शन हमारा 3 राइट हो जाएगा। तो कई बार जब क्वेश्चन हमें आता नहीं ना, तो जो आ रहा है उसको समझ लो, बचा हुआ हमारा ऑप्शन है वो नहीं आता, उसमें आ जाएगा। ठीक है। तो भी हमारा आंसर राइट रहता है। क्लियर हुआ। तो पैरासाइकोलॉजी क्या होता है? अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। टेलीपैथी का रीबर्थ, यानी व्यक्ति का जन्म है, जन्म मृत्यु का चक्र है, ये चलता रहता है, इस तरह का अध्ययन किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है, परिश्रम प्रियता बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया है? What is age group given by Erikson for the stage industry versus inferiority? अब मैंने एक ट्रिक याद करने के लिए बोला था आपको, क्या बताई थी मैंने? TA इन इंडिया बताया था। ये शुरू की स्टेज तो ऐसे याद हो जाएंगी, TA इन इंडिया। तो इंडिया वाली है ये क्या? इंडस्ट्री वाली हमारी। तो पहली स्टेज होती है 0 से 1, दूसरी 1 से 3, ये तीसरी होती है 3 से 6, तो ये कितनी हो जाएगी? 6 से 11, ये 12, तो ये हमारी इंडस्ट्री वाली एज हो जाएगी 6 से 11।
क्लियर हुआ? तो ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। और ये वीडियो अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले ही डाली है, शायद 1 वीक पहले डाली होगी। ज़रूर देखना, ट्रिक से याद रह सकती है। वैसे ही इसमें काफ़ी मुश्किल रहता है याद करना। नेक्स्ट है, गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? सीवियर मेंटल रिटायर्ड बच्चे हैं, उनकी IQ रेंज क्या होती है? वो होती है 20 से 35। और जो बिलो 20 होते हैं वो होते हैं प्रोफाउंड, ठीक है। और 36 to 51 क्या होते हैं? मॉडरेट। और 50 to 60 या ये होते हैं हमारे माइल्ड। 60 नहीं होते, 69 तक होते हैं। इस तरह से ये IQ रेंज है वो आपको याद रखनी है। और मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, उस पर मैं इस तरह के नोट्स कह लो या फिर फ़ोटो शेयर कर देती हूँ। NCERT में इसका दे रखा है और मैंने वहाँ पर शेयर कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर फॉर प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी के लिए सही क्रम, क्रिएटिव थिंकिंग के लिए सबसे पहले क्या होती है? प्रिपरेशन होती है, फिर इंक्यूबेशन होती है, फिर इंसाइट होती है, फिर वेरिफिकेशन होती है। यानी ऑप्शन 3 हमारा राइट रहेगा। तैयारी, फिर परिपाक। ये हिंदी में थोड़े ऐसे अटपटे अक्षर आ जाते हैं, इसलिए आप इंग्लिश में याद करने की कोशिश किया करो। प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, फिर इल्यूमिनेशन होता है। इनसाइट का मतलब इल्यूमिनेशन भी बोल सकते हैं। फिर है वेरिफिकेशन, ठीक है। और ये यही क्रम रहता है, यही सीक्वेंस पूछी जाती है। बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं? अब इन्होंने पूछा है दिखाई देना, ये नहीं कहा परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है। दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं लैंगिक परिवर्तन। तो आपको पता है एडोलोसेंस है, उसमें तो बच्चे के लैंगिक परिवर्तन बिल्कुल परिपक्व हो जाते हैं। तो हमारी जो पुबर्टी एज है बच्चे की, वह संधिकाल, इसमें क्या होते हैं? दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द वर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस? और ये है हमारा मेयर एंड सलोवे। आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन अब मैं करवा रही हूँ, जिसने मेरे चैनल से तैयारी स्टार्ट कर रखी है, अब जो जितने क्वेश्चन आए हैं सभी आपको आते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वीडियो में मैं करवा चुकी हूँ। और इस तरह से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। और मैं टॉपिक को पूरा डिटेल में इसीलिए बताती हूँ कि उस टॉपिक से क्वेश्चन उठेगा तो भी आपका गलत नहीं होगा। क्लियर हुआ? इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 15 क्वेश्चन की वीडियो पहले डाल चुकी हूँ, जिसने नहीं देखी है जाकर देख लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।